नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोज पे। तो आज की इस वीडियो में मैं 72वीं बीपीएससी और टीचर भर्ती जो 4.0 के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हम यहाँ पे करेंगे, तो सभी प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। इसी टॉपिक से हम क्वेश्चन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी क्वेश्चंस पूछा गया है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो किसने की? ऑप्शन है ए श्रीगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी स्कंदगुप्त और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, जो कि देखिए 67वीं बीपीएससी री एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बना, लेकिन शकों के आक्रमण का सख्त विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया तथा शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी पुष्यमित्र, सी कनिष्क और डी समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देखिए 2 एग्जाम में पूछा गया है 2014 में, एक 56वीं और एक 59वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में, जो कि टीचर भर्ती एग्जाम होने वाला है पीटी का, उसके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और लास्ट में बताइएगा कैसा लगा आपको, किस टॉपिक से लाना है वीडियो वो भी बताइएगा। चलिए देखिए, इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हरिसेन। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो किसने किया था? ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त और डी रामगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट के शासनकाल में लगभग 455 ईस्वी में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी धर्मपाल और डी पुष्यगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त थे। हिंसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम
415 से 455 ईस्वी से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बरगांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्त शासकों के मध्य में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुधगुप्त तथा बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार का दान दिया। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग क्या है? ऑप्शन है ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी पाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग गुप्त युग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? ऑप्शन है ए नागार्जुन, बी कौटिल्य, सी शीलभद्र और डी शांति रक्षित। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य। जो कि कौटिल्य कौन थे? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं। ये विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे। कौटिल्य चाणक्य 4वीं-3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आचार्य तथा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री एवं अर्थशास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। परंपरा के अनुसार वे तक्षशिला से संबंध आचार्य थे, जबकि नालंदा महाविहार का सुनियोजित विकास गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन है चिकित्सा विज्ञान, बी तर्कशास्त्र, सी बौद्ध धर्म दर्शन और डी रसायन विज्ञान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ पर अध्ययन के लिए चीनी यात्री हिनसांग भारत आया था। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है, दोनों को ध्यान पूर्वक पढ़े। कथन क्या है? शीर्षक जो देखिए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया और इसका कारण है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। इसमें पूछा गया उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर प्राचीन नाम राजगृह, जो कहाँ पे पड़ता है? तो राजगीर वैशाली के निकट पड़ता है, नजदीक के निकट स्थित है। 5वीं सदी के मध्य गुप्त शासकों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंतिम दशक में मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप इस महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संरक्षण देने के लिए फलस्वरूप नालंदा को महत्व घटने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, पहला है फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। और दूसरा है वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। इसमें पूछा गया है उपयुक्त में से कौन सा सही है? ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, बी में है केवल 1, सी है केवल 2 और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। फाहियान एक चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान
भारत का दौरा किया था, उसने यहाँ के लोगों के जीवन का विस्तृत विवरण लिखा। विस्तृत यानी बड़ा सा विवरण लिखा। उसने अपने विवरण में राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सम्राट हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। उसने हर्ष द्वारा नालंदा में निर्मित कई मंजिलों वाले कांस्य मठ का वर्णन किया है। उसने अपने विवरण में उल्लेख किया है कि हर्ष के काल में शूद्र कृषि करते थे। उसने अपने वृत्तांत में प्रयागराज यानी प्रयाग में आयोजित सम्मेलन का भी उल्लेख किया है, इसीलिए दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी रामगुप्त और डी श्रीगुप्त। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी तो कब की थी? ऑप्शन है 515 ईस्वी से 520 ईस्वी, बी है 525 ईस्वी से 529 ईस्वी, सी है 545 ईस्वी से 552 ईस्वी और डी है 592 ईस्वी से 597 ईस्वी। ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका कुछ थोड़ा सा व्याख्या देखिए। चीनी यात्री सुंग यून ने 518 से 521 ईस्वी तक भारत की यात्रा की तथा इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा के उपरांत में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित कर वह चीन में लौटा दिया। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, नगरों के क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन है ए गुप्त काल, बी प्रतिहार युग, सी राष्ट्रकूट और डी सातवाहन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। किस काल में? तो गुप्त काल में। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए, आगे बढ़े। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्हरार, सोनपुर, सोगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल के उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ऑप्शन है ए कल्याण, बी लिप्ति और सी है भरौच, डी है कैम्बे। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ जो भरौच था जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा कैसवे में भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ऑप्शन है ए गुप्त वंश, बी पाल वंश, सी राष्ट्रकूट और डी प्रतिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट होता है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहीता को सौंप दी जाती थी। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त युग भूमि राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन है
उपज का चौथा भाग, बी है उपज का छठा भाग, सी उपज का आठवां भाग और डी है उपज का आधा भाग। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उपज का छठा भाग। गुप्त काल में जो राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग यानी उपज का छठा भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। कर किसको कहते हैं? तो टैक्स को कहते हैं। टैक्स के रूप में देना पड़ता था, जो जीएसटी लगता है उसी को। जो सस्टांस होता था गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को भागकर अथवा उद्रंग कहा जाता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।